देखो जैसे मान लो कि दो कार है, एक कार चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा कार है, ये कार ए हो गया और ये कार बी। मान लो कार बी चल रहा है तुम्हारा 100 किलोमीटर पर आवर। कार भी नहीं, एक काम करो, इसको तुम कार समझो, इसको साइकिल समझो, बाइक है। किसका मोशन ज़्यादा है? मैं वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, ना ही मैं स्पीड पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि किसका मोशन ज़्यादा है। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है फिलहाल यहाँ पे। जब तक तुम्हें अगर मास ना दिया जाए तब तक तुम मोशन पे कमेंट नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा हो उसका मोशन ज़्यादा होगा। मान लो कि कार का मास है तुम्हारा 1000 kg और साइकिल का मास है तुम्हारा 30 kg मान लो। अब बताओ किसका मोशन ज़्यादा है? कार का। हम लोग मोशन में हमेशा किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है? मोशन का मतलब मान लो कि तुमको उसको रोकने पड़े, तो रोकने के लिए फोर्स लगाने पड़ेगा, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा? कार में। ऑल्दो कार की स्पीड क्या है? कम, बट उसकी मास ज्यादा है, तो इसलिए ओवरऑल उसकी मोमेंटम क्या है? ज्यादा, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा। तुम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि मान लो कि एक कार चल रही है 100 किलोमीटर के स्पीड से, और एक ट्रेन है कि जो जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी अपने प्लेटफॉर्म से, मान लो कि 2-3 मीटर का स्पीड से चल रहा हो। किसको रोकना टफ होगा? ट्रेन को। नो डाउट उसका स्पीड बहुत कम है फिलहाल, बट उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो अगर एक ट्रेन कम स्पीड पे भी एक्सीडेंट करता है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बनेगा उसमें, इसलिए वहां पे नुकसान ज्यादा होता है, और ये कार वगैरह में कम होता है। क्लियर है? तो इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंटम से। ये जो मोशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? पी से। अभी जस्ट बताया कि मोमेंटम है क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी एक वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर। अच्छा, डायरेक्शन की बात करते हैं कि मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ momentum is same as डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? एक बात और समझ में आई कि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का हमने बात कर ही लिया। यूनिट क्या होगा उसका? तो देखो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, हम लोग एक और यूनिट की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस। वो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है? अच्छा, तुम लोग ना अगर सीट को सॉल्व कर रहे होगे तो सीट में देखना बहुत जगह ना डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा रहा है। जैसे कि तुमको अभी जो सीट दिया हूं इसमें भी देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ अलग नहीं है। तुम्हें क्या करना है कि जैसे कि मास है, ठीक है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। बट डायमेंशनल फॉर्मूला में इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है? लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? बताओ। मीटर। बट डायमेंशनल फॉर्मूला में इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। बट डायमेंशनल फॉर्मूला में इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और भी चीजें हैं, जैसे करंट को ए से ही डिनोट करते हैं, बट वहां तक तुम्हें पूछा नहीं जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो कि मैं तुम लोग को बोलता हूं कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, तो तुम देखो कि मोमेंटम में है क्या? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब देखो केजी किसका यूनिट होता है? मास। और मास को हम लोग डायमेंशन में कैसे डिनोट करते हैं? एम। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे पावर में लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे केजी का कितना पावर है? 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम का पावर 1। ठीक है? 1 को हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं। अच्छा, इसके बाद एम। एम किसका यूनिट होता है? लेंथ का। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। अपॉन सेकेंड है। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम।
और टाइम को डायमेंशन में किससे डिनोट करते हैं, टी, बट यहाँ पे अपॉन टी है तो हम लोग इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी के पावर -1। क्लियर है, समझ में आया? अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो मुझे तुम लोग स्पीड का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, क्या हो जाएगा, एल टी -1। लिखने का तरीका ये गलत है, तुमको इन तीनों को इंक्लूड करना है डायमेंशन फॉर्मूला में। तो मास तो है ही नहीं इसमें, बट मास को इंक्लूड करना है, तो कैसे लिखोगे, m0 l t -1। क्लियर है? तो उसी तरह से पहला जो क्वेश्चन है फोर्स का बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, m/l/t के -2। क्लियर है? चलो यहां तक हो गया। अच्छा तुमसे मान लो कि क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकते हैं कि ए ट्रक ऑफ मास 100 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 km/h, फाइंड इट्स मोमेंटम। निकालो। कार ऑफ मास 100 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 108 km/h along south, find its momentum। क्या होगा, 10800 या 3000? देखो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका यूनिट जरूर चेक करना होता है। मास तुम्हारा दिया एसआई यूनिट में, बट तुम्हारा जो स्पीड है वो एसआई यूनिट में नहीं है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो एसआई यूनिट में। तो 108 का क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मास हो गया तुम्हारा 100 kg, स्पीड हो गया तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ मोमेंटम p बराबर क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो क्या लिखूंगा, एलोंग साउथ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -kg मीटर पर सेकेंड जे कैप। साउथ का क्या मतलब हुआ है, नीचे। क्लियर है? इसलिए मैंने क्या कर दिया, -j कैप। क्लियर है यहां तक? अच्छा फिर एक और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मान लो कि तुमको वेलोसिटी वेक्टर दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप -7k कैप, एंड मास दिया हो तुम्हें 30 kg, तो बता मोमेंटम वेक्टर क्या होगा। इसको सॉल्व करना है या डायरेक्ट आंसर लिख दूं, बताओ क्या होगा आंसर, बोलो बताओ। मोमेंटम फिर मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, 60 i कैप प्लस 90 j कैप -210 k कैप, और यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 30 तुम्हारा थ्रू आउट सब में मल्टीप्लाई होगा, किसमें, 2i कैप प्लस 3j कैप -7k कैप। क्लियर है यहां तक? नोट करो इसको। न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है। फोर्स मतलब क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो क्या इसका स्पीड चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, होगी। मान लो कि टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे जो तुम्हारा वेलोसिटी था वो था u, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगा
तो कुछ देर बाद मान लो कि ये यहां पहुंच गया, मास अभी भी क्या है m, बट अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। तो क्या फोर्स लगने की वजह से मोमेंटम चेंज हो गया? इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल का क्या मतलब हो गया? एट टाइम t बराबर 0, पी आई बराबर क्या हो जाएगा m u, पी फाइनल क्या हो जाएगा m v। ठीक है, मान लो कि यहां से यहां जाने में कुछ टाइम क्या लगा t, तो t टाइम में मोमेंटम में चेंज कितना हुआ डेल्टा p, क्या लिखूंगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, क्या लिखूंगा इसको m v माइनस m u। क्या मोमेंटम का चेंज ये होगा? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है m, क्या लिख सकता हूं v माइनस u। क्लियर है? न्यूटन ने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मतलब ये जो फोर्स F होगा वो डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन मोमेंटम, और वो चेंज किसके साथ? समय के साथ। क्लियर है? और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम। मैंने सिर्फ p पे वेक्टर डाला है क्या? नहीं, ये क्या है डेल्टा p। मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? मोमेंटम के अलोंग या चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम के अलोंग। ठीक है, अब बताओ जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट k बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा p डिवाइड बाय t। जब एक्सपेरिमेंटली इस k को फाइंड किया गया तो k बराबर क्या आया 1। अच्छा, इस k का यूनिट क्या होगा बताओ? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा? हाँ सही बताओ। अरे देखो, जिसका भी यूनिट निकालना ना उसका इक्वेशन बना दो, देखो कि क्या आता, हो सकता होगा या नहीं भी होगा। तो k बराबर क्या लिखेंगे? f इंटू टी डिवाइड बाय डेल्टा p। नो डाउट कट के क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। बट अगर तुम्हें किसी भी चीज का यूनिट निकालना तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका, यहाँ पे k का यूनिट चाहिए था। ऐसे मान लो कि मैं लिख दिया y बराबर के टी, y मान लो डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। अब बताओ k का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि k बराबर होगा क्या y बाई टी, मतलब मीटर पर सेकेंड। k का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकता तुमसे, क्या लिखोगे? m0 l1 t माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो जब एक्सपेरिमेंटली यहां पे हम चीजों को निकाले तो k का वैल्यू हमें निकल गया, और k का वैल्यू कितना आया 1। तो अगर k का वैल्यू 1 है तो बताओ f बराबर क्या लिख दूंगा? डेल्टा p ओवर t। डेल्टा p क्या था? m v माइनस u डिवाइड बाई t। अब बताओ v माइनस यू बाई टी क्या होता है? a, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला निकल गया? F बराबर m a। अब बताओ इसमें F क्या है? या नेट फोर्स? नेट फोर्स। इनफैक्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स है ये, इसको क्या बोलेंगे? नेट फोर्स। क्लियर? नेट का मतलब कि तुमको बैलेंस अनबैलेंस देखना है। अगर बैलेंस कंडीशन होगा तो नेट फोर्स कितना होगा? 0, और अनबैलेंस कंडीशन होगा तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। इसको नोट करो, इस डेरिवेशन को। हो गया? अगर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो कि एक कार सर्कुलर मोशन में चल रहा है। ठीक है, कार कैसा चल रहा है? सर्कुलर मोशन में, जिसका कि वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 2k, और उसका एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है
2i माइनस 3j प्लस ck। फाइंड वैल्यू ऑफ c। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। किसी को आइडिया कैसे करोगे? क्या तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है? क्या तुम्हें एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर दो, अपने आप सी का वैल्यू आ जाएगा। डॉट में क्या करते हैं? आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से और के को के से। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? देखो, v डॉट ए बराबर 0। v है क्या तुम्हारा? 2i प्लस 3j माइनस 2k। और a क्या है? 2i माइनस 3j प्लस ck। अब बताइए कितना जाएगा? 4 माइनस 9 माइनस 2k बराबर 0। तो कितना आया? k बराबर माइनस 5/2, मतलब 2.5। अच्छा बताओ c का यूनिट क्या होगा? क्या होगा c का यूनिट? क्यों होगा यूनिटलेस? अब बता, ये पूरा एक्सेलरेशन है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो k का एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो हमने क्या डिराइव किया? F बराबर ma। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स का यूनिट देखूं तो यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल N। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml t के पावर माइनस 2। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, हम लोग एक और यूनिट की बात करते थे, वो क्या होता था? सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो किसके बराबर होता है? एक डायन। न्यूटन और डायन में एक रिलेशन भी बताया था मैं। क्या होता है 1 न्यूटन में? 10⁵ माइनस 5। कैसे माइनस हो गया? देखो, रटना कुछ भी नहीं है, तुम कितना डेटा याद करोगे? कन्वर्ट करने के देखो ना। न्यूटन में क्या यूनिट होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देखो, केजी जब ग्राम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। जब मीटर सेंटीमीटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड सेकेंड में ही रह गया। इसको सॉल्व कर दो तो बताओ, 1 न्यूटन में क्या आ गया? 10⁵। और इस पूरे यूनिट को क्या बोलते हैं? डायन। क्लियर है? तो हर कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? लिखो फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ही क्वेश्चन बनना शुरू होगा इस चैप्टर में। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में तुमको क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको क्या दिखाना है? एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को हमने सरफेस पे रख दिया। क्लियर है? तुमसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि इस ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको वेक्टर के साथ दिखा दो। अच्छा, जब तुम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो ये जो वेक्टर का जो एरो होगा ना, एरो का जो लेंथ होगा ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को बताया था कि एरो का जो लेंथ होता है उसको क्या बताता है? मैग्नीट्यूड के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक नीचे लग रहा है वेट, और एक ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। क्योंकि ये रेस्ट पे है तो जितना वेट होगा उतना ही नॉर्मल होगा, इसलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो इक्वल दिखाएंगे दोनों को। क्लियर है? अब तुम लोग को जो सीट दिया हूं
पहला वाला सीट जो है उसको निकालो, ये वाली। अच्छा, इसमें कम है लगता है, एक काम करो दूसरा वाला सीट निकालो, उसमें सही है। दूसरा वाला सीट निकालो, उसमें सबसे दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 6 में तुम्हें बोल रहा है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक मास है, इसके ऊपर दूसरा मास है, यही है ना। बट तुम्हें किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस m का, और इसको हम किस पे रखें, एक सरफेस पे। तो तुम्हें करना क्या है, देखो कोई जरूरी नहीं है कि ये ब्लॉक बड़ा है तो इतना बड़ा ही बनाना है, एक छोटा सा ब्लॉक बनाओ यहां, और इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको दिखा दो। अगर हम सबसे पहले देखें तो एक ग्राउंड इसके ऊपर लगाएगा, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल, ठीक है। एक इसका खुद का क्या होगा, वेट, क्लियर है। क्या हो गया, एक और भी है, नहीं मास तो नीचे वाला का दिया हुआ है ना, देख तुमसे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोला कि फाइंड द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m, मतलब इस m का बनाना है, क्लियर है। तो तुम्हें देखना है कि इस m पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो तुम्हारा नीचे वेट हो गया, और एक नीचे वाला सरफेस क्या लगा रहा है, ऊपर की ओर नॉर्मल। क्या ये सफिशिएंट है या और भी कुछ घट रहा है इसमें। बॉक्स भी एक नॉर्मल लगाएगा इस पे नीचे, जहां पे भी उस पे कांटेक्ट आ रहा है तो कांटेक्ट की वजह से कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल। तो ये बॉक्स क्या करेगा, इस पे एक नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, क्लियर है। ऐसा कुछ, ये एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। तो ये हो गया इसका वेट, इसको नाम दे देता हूं N2, और इसको नाम दे देता हूं N1। N1 क्या है, नॉर्मल बाई ग्राउंड। N2 क्या है, नॉर्मल बाई अबव ब्लॉक, ठीक है। यहां पे N1 है क्या, नॉर्मल बाई ग्राउंड, और N2 है नॉर्मल बाई अबव ब्लॉक, क्लियर है। अच्छा बताओ, क्या ये एम रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट में है तो इसका नेट फोर्स कितना होगा इस एम पे, एफ नेट बराबर 0। अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा इस पे, कैसे लिखेंगे, एफ नेट, किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस ले लो, मान ऊपर को मैं प्लस ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 माइनस W इक्वल टू 0। अरे नेट फोर्स के लिए क्या करना है, पूरे फोर्स को सम करना है, सम करो इसको। N1 ऊपर है, N2 क्या है नीचे, W भी क्या है नीचे, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, 0। अब बताओ तो N1 बराबर क्या इक्वेशन आ जाएगा, N2 प्लस W, क्लियर है। अच्छा मान लो मैं थोड़ी देर के लिए बोल भी देता हूं कि ये M1 है, तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। अगर M1 का बनाना होगा तो एक तो इसका वेट लगेगा नीचे, मान लो इसको मैं W1 दे देता हूं, और एक ऊपर नॉर्मल लगेगा। कौन लगाएगा, हाँ तो वही M ही लगाया है, ये ग्राउंड भी लगा रहा है क्या, क्या ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, नहीं, तो ग्राउंड कहां से लगाएगा। तो ये कौन सा नॉर्मल है, नॉर्मल बाय दिस M। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ये कायदे से देखा जाए तो -N2 है। N2 कौन सा फोर्स है, N2 इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन M, और कौन लगा रहा है M1। तो जितना M1 ने M पे फोर्स लगाया उतना ही M किस पे लगाएगा, M1 पे, और उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, -N2। ये समझने के लिए बोला, बट इसको N3 लिख देते हैं, क्लियर है। अच्छा तो उसमें एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि मॉड ऑफ N3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ N2। मॉड क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्लियर है। चलो बी वाला बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम।
ये मास है, एक इसका क्या लग जाएगा नीचे, वेट, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन टी, और दोनों बराबर होगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या है, 0। क्लियर है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे इस ब्लॉक का मास 10 kg है, तो बताओ टेंशन कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 100 न्यूटन। क्योंकि टी किसके, देखो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे टी माइनस डब्लू, यहाँ पे कोई डब्लू माइनस टी भी लिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0, इसका मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू, और टी और डब्लू को क्या हम लोग लिखते हैं, एम इंटू जी, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 10 इंटू 10 मतलब 100 न्यूटन। क्लियर है यहां तक। सी का बनाओ। दिखाओ, हमें किसका बनाना है, एम का ना। तो एम पे एक फोर्स एफ लग रहा है, एक एन टू इसने लगाया, हाँ सही है तुम्हारा। हाँ पर एक चीज ध्यान दो कि ये एफ ज्यादा होगा क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, तो अगर स्मूथ है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो ये ब्लॉक किधर भागेगा, आगे, तो इसका मतलब एफ बड़ा होगा किससे, एन टू से। तो इस चीज का ध्यान रखना एरो में। हो गया तुम लोग का, दिखाओ। हाँ सही है। पेन से क्यों नहीं लिखती हो तुम। और देखो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ना बेटा, तो अलग बनाओ, और अभी भी तुम्हारा इनकम्प्लीट है। नॉर्मल ऊपर कौन दिखाएगा, वेट कौन दिखाएगा, और अलग करके बनाओ। अच्छा, तूने एक चीज छोड़ दिया, क्या ये जो एम है इस वाले ब्लॉक से कांटेक्ट में नहीं है, तो वो ब्लॉक उसको पीछे की ओर फोर्स नहीं लगाएगा। कितना भी होगा उससे कोई मतलब नहीं बेटा, पर वो बनाना है, देखो ये एफ, ये एन, क्या क्या बनाया हो तुम, ये एन वन इसने लगाया, और ये एन ऊपर वाला, हाँ सही है। बट इसमें बताओ ये एन वन और एफ में कौन बड़ा होगा, बड़ा होगा क्योंकि ये जा रहा है ना, तो एरो में थोड़ा बड़ा दिखाना। ठीक है, हो गया तुम लोग का। देखो यही है ना, ये एम, ये सरफेस क्या है, स्मूथ। क्लियर है। तुम लोग एक गलती मत करना कि यहीं पे मत बना देना फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बाहर निकाल के बनाना। मान लो हमें एम का बनाना, तो एम को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब देखो एक इसका वेट नीचे लगेगा, और एक ग्राउंड इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल, तो एक ग्राउंड को नॉर्मल दिखा दिए। अच्छा ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ऊपर नीचे में मोशन नहीं हो रहा है। अच्छा इस पे एक फोर्स एफ लग रहा है, तो इस फोर्स को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर किसी का मन है तो ऐसे भी दिखा सकते हो। क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है। बट यहां तक खत्म नहीं होता है, ये जो ब्लॉक है ना, इस पे क्या लगाएगा, पीछे की ओर एक नॉर्मल। तो एक चीज और ध्यान देना है कि भले मार्किंग कर देता हूं मैं, ये W हो गया, ये मान लो N1 हो गया, ये N2 हो गया, और ये जो अप्लाइड फोर्स है F। ये जो F है ना, N2 से बड़ा होगा क्योंकि ये सरफेस क्या है, स्मूथ। तो इसका मतलब पूरा ब्लॉक किधर जाएगा, आगे की ओर। अगर ब्लॉक आगे जाएगा तो आगे की ओर फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और पीछे की ओर फोर्स क्या होगा, कम। तो इसलिए हम N2 को छोटा दिखाएंगे और F को बड़ा दिखाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर डी करो। अच्छा अब बड़ा कौन होगा, मेन देखो, तुम अगर ध्यान से देखो तो डी और उसके नीचे कौन सा है, एफ, दोनों लगभग सेम ही है। बट एक चीज का डिफरेंस है, एक में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक में वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक बात बताओ, सबसे पहले डी का देखो, तुम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर बाद में मुझे बताना, पहले बनाओ तो।
देखा जाए तो दोनों केस में ब्लॉक नीचे ही जाएगा। ये मास क्या है, m, बट इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा सेम केस है, बट इसमें क्या दिया हुआ तुम्हारा, वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो, जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस वाले केस में, ये मास मान लो m हो गया, तो एक नीचे क्या लगेगा, वेट, ऊपर क्या लगेगा, एक टेंशन T। जब इस केस में बनाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा, वेट, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T। क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम लोग को? देखो, इसमें क्या है ना कि एक्सेलरेशन है, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। क्या इस पर नेट फोर्स जीरो है, नहीं। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है और वो किधर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे, तो इसका मतलब वेट बड़ा होगा किससे, टेंशन से। बट इस केस में देखो क्या बोला, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। इसका मतलब जितना वेट होगा उतना ही टेंशन होगा। तो बस ये एरो का खेल था इसमें। क्लियर है? सर दूसरे मतलब पहले वाले में टेंशन की क्या नीचे हो, टेंशन टी, जो डी, डी वाले में टेंशन एरो नीचे होगा। भाई रस्सी तो ऊपर बंधा हुआ है ना, ये रस्सी क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा ना। दूसरे में ऊपर नीचे से नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लो कि ये मास m1 है और ये मास m2 है, और मैं बोल दूं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो फिर ये किधर जाएगा, ऊपर। तो फिर इस केस में टेंशन बड़ा हो जाता और वेट छोटा हो जाता। क्लियर है? देखो, जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो ना, तो संसार से हमको कोई मतलब नहीं है। क्या ये ब्लॉक M इस ब्लॉक से डायरेक्टली कांटेक्ट में है, नहीं। तो इस ब्लॉक से हमको कोई मतलब ही नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम में। हमको देखना है कि इस ब्लॉक के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो एक तो ग्रेविटी है जो हमें दिखता नहीं है, और एक कौन जुड़ा हुआ है, थ्रेड, मतलब एक टेंशन होगा, बस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसी में तुम लोग बस लास्ट बना दो मुझे H और J, ये दो बनाओ, H और I बनाओ, बस काफी है। H और I, अगर ध्यान से देखो तो G और H फिर सेम है, बट फिर वही डिफरेंस है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये ऊपर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, समझो ये ऊपर जा रहा है। हाँ, लिफ्ट ही समझ लो कि तुम लिफ्ट में खड़े हो। तो तुमको फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है, M का। तो बताओ, क्या रोप डायरेक्ट M से कनेक्टेड है, नहीं। तो रोप से तुम्हें ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक लगेगा ऊपर नॉर्मल और नीचे mg, बट एक्सेलरेशन वाले केस में नॉर्मल बड़ा होगा। ठीक है ना? इसीलिए जब लिफ्ट में हम ऊपर जाते हैं ना, लिफ्ट क्या मेजर कर रहा है, अगर मान लो कि मैं नीचे स्प्रिंग बैलेंस रख दूं, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, नॉर्मली मेजर करेगा ना, और वही मेरा क्या कहलाएगा, वेट। जब मैं रेस्ट पे रुका हुआ हूं तो नॉर्मल mg क्या होगा, बराबर। तो इसलिए हमारा वेट क्या होगा, जितना एक्चुअल वेट है। बट मान लो कि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल ज्यादा होगा और वेट कम होगा। बट स्प्रिंग बैलेंस मेजर क्या कर रहा है, नॉर्मल, इसलिए मेरा वेट ज्यादा दिखाएगा। जब तुम लोग लिफ्ट में ऊपर जाते हो ना एक्सेलरेट करते हुए, तो तुम्हारा वजन बढ़ जाता है। अभी हम इस पर बात करेंगे डिटेल में, बट फिलहाल तुम बहुत जल्दी में, पहली बात अलग अलग बनाना है, इसी में नहीं बनाना, पहले अलग अलग बनाओ। किसका बनाया हो, इसका? अच्छा, इसमें टेंशन T3, तो देखो बेटा, अगर ये T3 है तो ये भी क्या होगा, T3 ही होगा। ठीक है, तो ये T1 T2 मार्किंग मत करो, क्योंकि रस्सी क्या है, सेम। तो ये ऊपर कर दिए। अच्छा, ये ओवरऑल नीचे जाएगा, क्योंकि इधर मास 2m हो गया ओवरऑल और इधर मास m है। लॉजिकली सोचिए, रस्सी किधर जाएगा, नीचे। तो इन दोनों का सम इस T1 से ज़्यादा होगा। फिर इसमें बना रहे हो तो इसमें W और T2, तो यहाँ इसमें W क्या होगा, बड़ा। ठीक है, और इस वाले केस में क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, कौन बड़ा होगा, नॉर्मल। और इस वाले केस में क्या होगा, दोनों बराबर। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो हमसे। दिखाओ। देखो, सेम डायग्राम ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है,
तुम सिर्फ m को बाहर निकालो और इसका फ्री बॉडी डायग्राम तूने पूरा कनेक्ट करके बना दिया। ठीक है, अलग अलग बनाओ, एटलीस्ट बना सही रहे हो, फिर वही गलती कर रहे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, जब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम अपना बनाना है तो मेरे साथ जो जुड़ा हुआ उसको क्यों टच करूंगा मैं, उसको छोड़ नहीं, अलग, यही तो सीखना है ना। अब तुम इसमें फोर्स इक्वेशन कैसे लिख पाओगे, दिक्कत होगा कि नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम क्यों सिखा रहा हूं, फोर्स इक्वेशन लिखने के लिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई ऐसा जो मैं समझा दूं, जे वाला पार्ट समझा दे। हाँ तुम्हें कोई डाउट था जी में, जी में हाँ एन और डब्ल्यू इक्वल होंगे क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो। बट एच वाले केस में नॉर्मल ज्यादा होगा और मतलब ऊपर वाला एरो ज्यादा होगा और वेट वाला एरो छोटा होगा। तुम्हें कौन सा पूछ रही थी, जे नहीं, वो मैं बताता हूं कैसे नहीं होगा, देखो जे अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज नोट कर लेना तुम लोग कि तुम्हारे कोर्स में, जो कि ये चीजें थोड़ा सा आइडियल है, रियल नहीं है, जो भी थ्रेड लिया जाएगा, जो भी ये रस्सी लिया जाएगा, उसका मास कितना होगा, जीरो। क्या होगा मास, जीरो, मास होगा जीरो। इनफैक्ट ये जो पुल्ली है ना, इसका भी मास कितना होगा, जीरो। मतलब ये जो तुम्हें दिख रहा है ये मासलेस है, जो कि है नहीं, बट तुमको मानना है उसका मास क्या है, जीरो। ठीक है, अब सोचो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। क्लियर है, अगर किसी में एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स, और अगर किसी में मास जीरो तो उसमें भी नेट फोर्स क्या, जीरो। एक्सेलरेशन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, नो डाउट ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा नीचे, ठीक है, बट इस पुल्ली पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसका मास क्या है, जीरो। इस पुल्ली पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसका मास क्या है, जीरो। अब देखो क्या ये दोनों थ्रेड सेम है, सेमी थ्रेड है ना ये, तो अगर थ्रेड सेम है तो उसमें टेंशन क्या होगा, सेम। ठीक है, तो मान लेते इसमें टेंशन क्या है, टी, यहां पे भी इसमें टेंशन क्या होगा, टी, और इसको नीचे क्या होगा, टेंशन टी। वो तो ऊपर से कोई मतलब है नहीं, पूरे हर जगह रस्सी में टेंशन क्या होगा, सेम। मतलब अगर इसमें टेंशन टी तो इसमें भी टेंशन क्या, टी, बट ये पूरा थ्रेड अलग है तब इसमें टेंशन टी नहीं मान सकते हैं। चलो मैं मान लेता हूं इसमें टेंशन T1 है। क्लियर है, अगर यहां पर टेंशन ऊपर है T1 तो बताओ यहां पर टेंशन किधर होगा, नीचे T1। अरे इस पॉइंट से देखो दूर जाता हुआ, इस पॉइंट से दूर नीचे ही जाएंगे ना, तो यहां पर टेंशन नीचे होगा, यहां पर टेंशन ऊपर होगा। ठीक है, इसीलिए इस पूरे रस्सी में नेट टेंशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि रस्सी का मास क्या है, जीरो। क्लियर है, अब बताओ इसमें टेंशन T1 तो यहां पे भी टेंशन कितना, T1, क्योंकि रस्सी क्या है, सेम। अब बताओ कि ये जो पुल्ली है, इस पुल्ली पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। अब बताओ इस पुल्ली पे नेट फोर्स लिखो, एफ नेट। चलो किसी एक को प्लस ले लेता हूं, मैं नीचे को प्लस ले लेता हूं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, T1 प्लस T1 माइनस T बराबर जीरो। एक T1 इधर, एक T1 इधर, ये हो गया, एक ऊपर ये, तो क्या हो जाएगा 2T1 माइनस T बराबर जीरो। तो बताओ T बराबर क्या आ जाएगा, 2T1। क्लियर है, मतलब हाँ, मैं एम पे नहीं बना रहा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहा हूं, पुल्ली का, मैं पुल्ली पे फोकस कर रहा हूं।
ठीक है, जब एम पे आएंगे तो ऊपर दिखाएंगे। क्लियर है? मतलब क्या समझ में आया कि जितना नीचे टेंशन होगा जैसे उसका ऊपर होगा। अब तुम सोचो ना, ये तो जीरो रेस्ट पे है, तो इसको दो दो रस्सी मिलकर बांध रहा है और इसको अकेले वो रस्सी टान रहा है। अगर इसमें टी, इसमें भी टी है, तो इसमें कितना 2T। अगर इसमें 20 न्यूटन है तो इसमें कितना होगा 40 न्यूटन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये फोर्स एफबीडी बनेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे। अच्छा, यहां पे अगर टेंशन दिखाना हो तो कैसे दिखेंगे? ऊपर। हमें जिसका काम होगा हम उस पर फोकस करेंगे। पूरे रस्सी के बारे में हर एक, अगर तुम पूरा दुनिया के बारे में सोचोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तुमको अगर पुल्ली से काम है तो तुम सिर्फ और सिर्फ किसका फोकस करो? पुल्ली पे। तुम इस मास के बारे में देखने लगे तो फिर तुम्हारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम लगे अच्छा ये मास पे तो ऊपर जा रहा है। अरे जब हम मास के बारे में करेंगे तो हम इसको ऊपर बनाएंगे। हम फिलहाल किसको पढ़ रहे हैं? पुल्ली को। तो हम पुल्ली के आसपास देखेंगे। क्लियर है? तो तुमसे इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे चलो मैं एक अगर इतना बता दिया हूं तो एक क्वेश्चन ही दे देता हूं। चलो अगर ये 20 kg का है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, बस ये देखने में कॉम्प्लेक्स है, लॉजिक लगाओगे 1 सेकंड बनेगा ये पूरा सिस्टम किस में है? रेस्ट। ठीक है, तो बताओ ये जो मास एम है इसका वैल्यू कितना होगा? देखो कैसे करेंगे, कोई कर पाओगे? मैं बता दूं। देखो, अगर ये 20 kg का है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? एक नीचे में कितना फोर्स लगेगा? 200। और ऊपर में कितना लगेगा? टी। सॉरी, क्या लगेगा ऊपर में? टी। अब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में, तो टी के वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। अब बताओ कि अगर इसमें टेंशन 200 न्यूटन है तो इस वाले रस्सी में कितना होगा? 100 न्यूटन। अरे भाई यहां देखो ना, एक टेंशन ऊपर और एक टेंशन ऊपर, इसमें 100 इसमें 100, तो मिला कितना हो गया? 200। और नीचे भी कितना लग रहा है? 200। तब तो इसमें नेट फोर्स क्या है? जीरो। नहीं समझ में आ रहा है? अरे इस वाले रस्सी में कितना टेंशन है? 200 न्यूटन। क्लियर है? ये पुली रेस्ट पे है, नेट फोर्स कितना है? जीरो। और ये पूरा थ्रेड क्या है? सेम। तो जितना टेंशन टी इसमें उतना ही टेंशन इसमें टी, तो ये 2T बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो टी बराबर कितना आ गया? 100। अगर ये 100 न्यूटन तो बताओ इसमें कितना? 100। अगर इसमें 100 तो बताओ इसमें कितना? 50। अगर ये 50 तो ये कितना केजी का? 5 kg का। समझ में आया? बहुत टफ है, लॉजिकल है, हो जाएगा ये, कर लोगे। ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है बट है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स कब होता है? जब मैं इसको घुमा नीचे दौड़ा देता तब दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। फिर तुमको एक्सेलरेशन सेम लिखने पड़ेगा, अब वो अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कर लोगे? कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग हेडिंग डालो, लिखो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। देखते हैं उसके रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मान लो कि एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक जुड़ा हुआ है ऐसे,
और दोनों को मैं रख दिया ग्राउंड पे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5 kg का, ये हो गया 5 kg, और ये हो गया 3 kg। इसके ऊपर 5 kg वाला के ऊपर एक फोर्स लगाया मैं, मान लो कि वो फोर्स है 24 न्यूटन। सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट ए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। बी पार्ट है फाइंड द फोर्स exerted by 5 kg on 3 kg। क्या बोल रहे हो? साथ या अलग आ रहा तो अलग बताओ। सरफेस कैसा है? स्मूथ। स्मूथ का मतलब हो गया कि फ्रिक्शन कितना हो गया? 0। हाँ, एक्सेलरेशन कितना होगा? 3। बढ़िया है। अगला पार्ट सॉल्व करो। देखो एक बात बता रहा हूं, एक्सेलरेशन ए बराबर आ गया तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नो डाउट तुम कितना आया? 24। मजाक कर रहा है, मजाक करने आया तुम? मजाक कर रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या करो, 15 नहीं होगा, 9 होगा आंसर। हाँ, दोनों बराबरी लगाएगा ना, जितना 5 3 पे लगाएगा उतना ही 3 5 पे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है। सबसे पहले तुम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करने से सबसे पहला टास्क क्या है? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बोथ द ब्लॉक। डायरेक्ट कोई सॉल्व नहीं करेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दोनों ब्लॉक का, अलग अलग, एक में मत बनाना। लिखा हुआ है, चश्मा भी लगाया है तू। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया 5 kg का। चलो फ्री बॉडी डायग्राम पहला स्टेप देखो क्या होगा। मैं ये बनाता हूं 5 kg का, और ये हो गया 3 kg का। ठीक है, 5 kg और ये हो गया 3 kg। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, एक वेट नीचे 50 न्यूटन का, ऊपर नॉर्मल 50 का, एक जो फोर्स मैंने लगाया और एक फोर्स जो 3 ने लगाया। अब एक फोर्स इस पे जो किसने लगाया? 5 ने, ये हो जाएगा 50 न्यूटन, तो ये भी हो जाएगा 50 न्यूटन। चलो मैं वेट लिख देता हूं फिलहाल, ये क्या हो जाएगा? वेट। ये हो जाएगा नॉर्मल N1, ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स F, इसको नाम दे देता हूं मैं N1। तो बताओ ये भी क्या होगा? N1। मैग्नीट्यूड सेम रखा हो, ठीक है, ऐसे N1 N1 लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग है, बट तुम लोग मैग्नीट्यूड पे फोकस करो। यही होगा ना फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इसका भी नीचे कुछ बनेगा, ये क्या होगा? चलो इसको मैं W1 कर देता हूं, तो इसको W2। ये N1 है ना, इसको N2 कर देता हूं और इसको N3। अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2, तो N2 का वैल्यू कितना होगा? 50 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N3? 30 न्यूटन। अब बताओ क्या दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा? तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। क्लियर है? अगर दो ब्लॉक एक साथ चल रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस चलेगा दोनों, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? मान लो दोनों के लिए एक्स सेम है, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। फिर दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम। अच्छा, dv बाई dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। क्लियर है? तो एक बात तो समझ में आ गया कि 5 kg का और 3 kg का एक्सेलरेशन क्या? सेम। और तो और दोनों का एक्सेलरेशन होगा किधर? इसका भी एक्सेलरेशन किधर होगा? राइट। और इसका भी किधर होगा? राइट। राइट डायरेक्शन में ही जा रहा है ना ये, जिधर नेट फोर्स उधर एक्सेलरेशन। क्लियर है? तुम्हें क्या करना है कि 5 kg वाले पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। क्या होता है? F नेट इक्वल टू m इंटू ए।
ठीक है, मैं इसको एक बॉडी पे भी लगा सकता हूं और कंबाइंड दोनों पे भी लगा सकता हूं। मैं फिलहाल एक एक पे लगाता हूं। चलो 5 kg वाला पे बताओ नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस N1, यही होगा ना। ये F है और इधर क्या है, N1। और नेट फोर्स किसके बराबर में होता है, M इंटू ए, M इंटू ए। चलो वैल्यू डालो, F का वैल्यू कितना 24 माइनस N1, M का वैल्यू कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन ए। क्या ये पहला इक्वेशन बन गया। क्या यहां से एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं, क्योंकि यहां पे कितने अननोन है, एक N1 है और एक A है। तो इसका मतलब हमें कितने इक्वेशन चाहिए होगा, 2। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, 3 kg वाले से। 3 kg वाले आप लिखो F नेट बराबर M A। बताओ इस पे नेट फोर्स कितना है, किधर की बात करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में नेट फोर्स क्या है, 0। तो बताओ हॉरिजॉन्टल में कितना है नेट फोर्स, N1 की और भी है, N1 ही है ना सिर्फ, बराबर क्या हो जाएगा M A। M कितना है इसका 3 और एक्सेलरेशन भी क्या है सेम। क्या ये 2 इक्वेशन मिल गए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो 24 माइनस N1 बराबर 5A और उसमें क्या हो जाएगा N1 बराबर 3A। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 बराबर 8A। तो बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन आ गया। थम जाओ अभी, हमको पता है तुम बहुत दोनों को मिला के करने का सॉल्व, मुझे भी आइडिया है। मैं ये क्यों किया, देखो क्योंकि तुम्हारा दूसरा आंसर गलत आया। अब देखो यहां से दूसरा आंसर कैसा सही आएगा। निकालना क्या था, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 kg ऑन 3 kg। कौन सा फोर्स, N1। अब बता किसी एक इक्वेशन में डाल दो, N1 का वैल्यू क्या है 3A, मतलब 3 इंटू ए कितना है 3, तो कितना आंसर आ गया 9 न्यूटन आ गया। क्लियर है। अब देखो उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। इधर देखो, मैंने क्या बोला कि तुम न्यूटन का सेकंड लॉ इंडिविजुअल भी लगा सकते हो और ग्रुप पे भी लगा सकते हो। अभी हमने किस पे लगाया, इंडिविजुअल। अब मैं क्या करता हूं कि मैं न्यूटन का सेकंड लॉ ना दोनों पे एक साथ लगाता हूं। क्या फायदा होगा इससे, देखो अगर मैं दोनों पे एक साथ लगाऊंगा तो इस पे N1 इधर लग रहा है और इस पे N1 इधर लग रहा है, तो अगर दोनों को मिला दूं तो N1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मैं बच जाऊंगा। अब तुम देखो, अगर मैं दोनों को कंबाइन एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मतलब ये कंबाइंड बॉडी हो गया, मास कितना हो जाएगा कंबाइन में 8 kg। अब बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, एक नीचे में वेट, ऊपर में एक नॉर्मल और इधर में एक फोर्स, बस। क्या और भी कोई होगा, होगा N1 तो अपने आप क्या हो गया गायब। यहां पे N1 कैसा फोर्स बन गया, इंटरनल, इनके अंदर का फोर्स हो गया ना वो, और वो कैंसिल हो जा रहा है। जितना ये इस पे लगा रहा उतना ये पलट के इस पे लगा रहा। अब तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, तो F नेट बराबर में M A, ये किधर जाएगा, राइट डायरेक्शन में। नेट फोर्स हमेशा किधर होगा, जिधर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किधर है, राइट में। तो बताओ नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, F ही है ना नेट फोर्स, और भी कुछ है, बराबर में M A। मास कितना लूंगा 8 और एक्सेलरेशन क्या है A। अच्छा ये फोर्स मैंने दे रखा था कितना था 24 बराबर में 8A, तो A बराबर क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब तुम यहां पे देखो, क्या ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन चलेगा, क्योंकि एक साथ चल रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, मान लो कि मैं तुमसे पूछता कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 kg ऑन 5 kg, मतलब कौन सा फोर्स निकालना होगा, ये वाला। ठीक है, तो अब तुमको किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, 5 kg का। बट उससे भी स्मार्ट तरीका क्या होगा, देखो तुम अगर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक तो ये फोर्स हो जाएगा, मान लेते थोड़ी देर के लिए इसको N1, और एक ये तो लगा ही कितना 24, एक नीचे वेट और एक ऊपर नॉर्मल। अच्छा ये N1 लगाया तो ये भी तो पलट के इस पे क्या लगाएगा N1। और अगर मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे सिंपली कितने फोर्स हैं, बस एक, कि और भी फोर्स है नहीं। 3 के जगह पे कितना फोर्स है, एक। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे नीचे में वेट रहेगा, ऊपर में नॉर्मल तो है ही कॉमन। क्लियर है, तो एक ही फोर्स है ना।
यहाँ पे कितने फोर्स हैं? 2 हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे कितने हैं? 1। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको यूज कर सकता हूँ? इससे कम। अब बताओ, अगर मुझे यहाँ पे N1 निकालना तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा? M इंटू ए। F नेट क्या है यहाँ पे? N1, और M कितना है इसका? 3, और एक्सेलरेशन कितना आया? 3, तो कितना जाएगा? 9। तुम अगर इससे करोगे उसमें भी आंसर सेम आएगा। बताओ इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 24 माइनस N1। 24 राइट में है और N1 लेफ्ट में है। नेट फोर्स बराबर क्या होता है? M इंटू ए। M कितना है यहाँ पे? 5, और एक्सेलरेशन कितना है? 3। अब देखो 24 माइनस N1 बराबर 15, तो बताओ N1 कितना आया? 9। आएगा तो सेम ही, माइनस कैसे आएगा? प्लस ही आएगा। क्लियर है? तो यहां से भी वही आया, बट यहां से एक लाइन में आ गया। तो तुमको स्मार्टली सेलेक्ट करना है कि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। कोई इसको करेगा तो इसको ये समय लगेगा, कोई इसका करेगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देगा। और इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग में दिख रहा है कि 3 kg राइट में जा रहा है, और उसको राइट में ले जाने वाला फोर्स कौन है? सिर्फ N1। तो बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। एफ कितना है? हम एफ ही निकालना, तो एम ए मास 3 हो गया, ए भी 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है? कर लोगे? अगला क्वेश्चन करो। ये हो गया 5 kg। अच्छा मास केजी में समझना ना। ये हो गया 5 kg, ये हो गया 3 kg, ये हो गया 2 kg, और इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, और एक फोर्स लगा रहा हूं इधर। ये फोर्स लगाया मैं 20 न्यूटन का, और ये मैं फोर्स लगाया 70 न्यूटन का। तुम्हें निकालना, चलो इसका नाम भी दे देता हूं। सबसे पहला, क्या पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्योंकि सब एक साथ चल रहा है। तो सबसे पहला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। डायरेक्शन के साथ बताना है, मतलब लेफ्ट होगा या राइट होगा। अच्छा, अगर तुमको मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर पूछ लूं, ए वेक्टर, और एक काम करना, इसको एक्स एक्सिस ले लेना और इसको वाई एक्सिस ले लेना। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा आंसर? -5 I cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमने अलग अलग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जान रहे इसके बीच में ये इंटरनल फोर्स आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स। तो अगर पूरा सिस्टम में लूंगा तो इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो अगर पूरे ब्लॉक को मैं सिर्फ बना रहा हूं तो इस पे कौन सा फोर्स है? एक 20 का और एक 70 का। तो नेट कितना हो जाएगा? 50, और वो भी किधर? लेफ्ट में। तो एक्सेलरेशन तो हमारा आ गया ए बराबर, ए फैक्टर बराबर क्या आएगा? -5 I cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? आया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 kg, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 kg ऑन 5 kg। फोर्स exerted by 3 kg on 5 kg, ये निकालना है। या फिर एक काम करो, उल्टा कर दो, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 kg ऑन 3 kg। नो डाउट आंसर बात सेम ही है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, बट इसमें तुम सब कंफ्यूज हो सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग स्मार्टली किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो। अच्छा, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ये बता दो मुझे। बट पूछ तो रहा है 3 kg पे है, 5 पे भी वही लगेगा। 3 kg का क्यों नहीं सेलेक्ट करोगे? क्योंकि 3 kg पे 2 फोर्स लग रहा है, एक इधर से भी लग रहा है और एक इधर से भी लग रहा है, तो एक अननोन और आ जाएगा। तो इसलिए मैं 3 का ना बनाकर 5 का बनाऊंगा। 5 पे ही बनाकर 3 का निकल जा रहा है। बताओ कितना आ रहा है?
कितना आया 5, ये हो जाएगा n-20, कितना था एक्सेलरेशन 5 आया था ना, तो 25, 5 तो नहीं आएगा बेटा, 45, 45 आएगा। कुछ तो गलत किए हो, दिखाओ किसका बनाया। पहले तूने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कहाँ, पहले वो बनाओ ना, तब तो तुम्हें पता हाँ 45 होगा। बिना फ्री फ्री बॉडी डायग्राम के करोगे ना तो आंसर गलत होगा ही। पहले तुम लोग जल्दी जल्दी में मत रहो, सीख रहे हो ना अभी, सीखने के स्टेज में ना एक एक चीजों को किया करो। 45 आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, हाँ इस पे नेट फोर्स किधर है, लेफ्ट या राइट। अब तुम बताओ नेट फोर्स किधर होगा, दिमाग लगाओ। लेफ्ट में होगा, तो कौन बड़ा होगा N2 या 20। हाँ तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, N2 माइनस 20। तूने वही गलत कर दिया और तुमने देखो इसका एरो बड़ा बनाया और इसका एरो छोटा बनाया, यही सब चीजें ध्यान रखनी है बेटा। हो गया 45 आया। तो जिनका आ गया वो निकालो, फोर्स ऑन 3 kg/2 kg, फोर्स ऑन 3 kg/2 kg। हाँ तो साफ दिख रहा 10 होगा, 10 भी नहीं होगा, ये बनाई हो ना, 10 कैसे होगा। अच्छा किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, 3 का, तो 3 पे 45 एक इधर लगेगा और इधर कुछ और लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जो तुम निकाल रहे हो -45 बराबर एम में, मतलब 15, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय, 60 आ रहा आंसर ना, हाँ 60 आएगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg ऑन 3 kg, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 3 kg/2 kg, 60 आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले तुम, अगर कुछ गलत कर रही हो तुम लोग कंफ्यूज क्या हो गए ना कि इधर चल रही बात भूल जा रही हो तुम लोग बार बार कि ये लेफ्ट में जा रहा है राइट में नहीं, तो तुम लोग गलती से इसको बड़ा दिखा दे रहे हो और इस पे लगने वाला को छोटा दिखा दे रहे हो, तो ये चीज को ध्यान रखना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो गलत होगा ही नहीं। फोर्टी फाइव आ गया पहले का सबका, पहले वाले में किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 5 kg का, तो इस पे एक लग रहा है 20 न्यूटन का, और एक जो हमें निकालना है वो N1 नाम दे देता हूं इसको, और एक तो इधर W और N है ही। नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लिखूंगा, N1 - 20 इक्वल टू MA, तो N1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 प्लस MA, मतलब 20, और M का वैल्यू कितना है 5, और एक्सेलरेशन भी कितना आया था 5, तो ये हो जाएगा 45 न्यूटन। हाँ 2 kg का ही बनाओ, उससे ही हो जाएगा। कौन बना रहा है 3 kg, देखो बात 2 kg 3 kg सेम ही पड़ेगा, 3 kg पे भी उतना ही फोर्स है जितना है, हाँ तो यहाँ पे तुमको 70 ज्यादा अच्छा दिख रहा तो बना लो। चलो अब देखो अगर मैं 2 kg के हिसाब से करता हूँ सेकंड क्वेश्चन को, तो एक तो वेट ऊपर एक नॉर्मल, एक इधर लगेगा 70 न्यूटन का, और एक इधर ये लगेगा कुछ, मान लो इसका नाम दे देता हूँ N3, तो नेट फोर्स कितना जाएगा 70 माइनस N3 बराबर में MA, एक्सेलरेशन मास है 2 और एक्सेलरेशन है 5, तो N3 का वैल्यू कितना जाएगा 60 न्यूटन। आया सबका, तुम्हारा भी नहीं आया। मैंने 2 kg पे किया, अगर तुम 3 kg पे कर तो फिर भी आंसर सेम आएगा। देखो 3 kg पे कैसे आएगा, ये हो गया 3 kg, इस पे एक तो फोर्स इधर लग रहा है कितना 45, और ये जो हमें निकालना है मान लेता हूं N3, एक नीचे वेट और एक ऊपर एक नॉर्मल, अभी भी नेट फोर्सेस में किधर है लेफ्ट में, तो क्या लिखूंगा N3 माइनस 45 बराबर में MA, मास कितना है 3 और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो अपने आप बताओ N3 कितना आ गया 60 न्यूटन। कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ रही है अब, हो जाएगा। एक और दो, चलो
देखो फिजिक्स वालों को ना सबसे पसंदीदा एंगल होता है 37 डिग्री, तो इसका वैल्यू याद रखना, ठीक है। अगर जिसको नहीं याद है मैं बता देता हूँ, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5। तो बताओ tan 37 क्या हो जाएगा, 3/4। अच्छा एक और फेवरेट एंगल है साइन 53, वो होता है 4/5, और कॉस 53 क्या होता है 3/5, और फिर एक होता है tan 53, वो होता है 4/3। अगर जिनको नहीं पता ये नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे मोस्टली तुमको ये पेपर में दिया जाएगा, बट हो सकता है कभी ना दिया जाए, तो तुम्हें याद रहना चाहिए। जैसे 20 डिग्री 30 और 45 ये सब स्टैंडर्ड एंगल है ना, तो वैसे ही 37 भी यूज होता है काफी। चलो करना क्या है ये बता रहा हूं। ब्लॉक का मास है मान लो 5 kg। फाइन टेंशन इन दी स्ट्रिंग। सबसे पहले इस ब्लॉक का क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा सरफेस स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन 0 है, तो सबसे पहले जिसमें टेंशन निकालना है, जैसे ये 5 kg का ब्लॉक हो जाएगा, तो इस 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। कितने फोर्स होंगे टोटल इसमें, 4, 3। अच्छा अब यहां पे क्या नहीं, वो ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना तो वर्टिकल में है, तो तुमको इसको ब्रेक करना होगा। अब तुम एक्सिस कैसे डिसाइड करोगे, मैं बताया था क्लास में ना, कि जिधर नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा है उसी के लोग एक्सिस लो। देखो अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक नीचे क्या लगेगा, वेट, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, और इधर क्या लगेगा, टेंशन। अब बताओ कि नॉर्मल और टेंशन में कितना एंगल है, बताओ। नॉर्मल और टेंशन में 90 डिग्री है ना। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ये हो गया टेंशन, और ये हो गया वेट। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। और एक्स और वाई के बीच में भी एंगल कितना होता है, 90। तो कायदे से हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे एक्स एक्सिस और इधर ले लेंगे वाई एक्सिस। तो हमको सिर्फ तोड़ना किसको होगा, वेट को। और मैं ये भी बताया था कि अगर ये थीटा है तो वेट का ये कंपोनेंट कितना हो जाता है, एम जी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, एम जी कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तब, ठीक है। तो बताओ टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी बराबर एम जी साइन थीटा। तो मतलब 5 × 10 हो जाएगा ना 50, और साइन 37 कितना होगा, 30 न्यूटन। कितना आया, 30 आया ना। क्या करना है देखो, ये हो गया तुम्हारा वेज, ये हो गया ब्लॉक, ये हो जाएगा नीचे में वेट, इधर हो गया नॉर्मल, और इधर हो गया टेंशन। ये हो गया टी, ये हो गया एन, ये हो गया डब्लू। डब्लू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। अगर ये 37 है तो इस डब्लू का एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, डब्लू साइन 37, और एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या होगा, डब्लू कॉस 37। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। नेट फोर्स अलोंग एक्स क्या है, 0। इसका मतलब कि टी माइनस डब्लू साइन 37 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू साइन 37, मतलब 50 × 3/5 मतलब 30 न्यूटन। अच्छा नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना, कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। क्लियर है। नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा, अच्छा ये मैंने सही नहीं बनाया, ये एग्जैक्ट ऐसे बनता ना, ये ऐसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा, डब्लू कॉस 37। तो नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा, डब्लू कॉस 37 मतलब कितना आ रहा है, 40। नॉर्मल भी लिख लो नोट्स पे।
हो गया, आगे बढ़े। करो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आंख बंद करके बनाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे वो एक, ना तो एक्स में है ना तो वाई में, उसको रिजॉल्व करो। और इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। एक्स में भी जीरो होगा और वाई में भी जीरो होगा। बस जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। तुम बोलने पे भी क्यों नहीं सुधर रहे हो? मैंने बोला ना इसको अलग करके बनाओ। तुमने डायग्राम बना दिया तो ठीक था। डायग्राम सबसे पहले तो तुम डायग्राम बनाओ, फिर उस ब्लॉक का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इतने जल्दी में क्यों? इन लोग कैसे कर रहा अलग बनाकर? अब 3 kg को अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ उसका, 3 kg का सिर्फ। टेंशन ऊपर लगेगा? टेंशन किस में लगता है? थ्रेड में। अच्छा, तुम लोग इसमें टेंशन निकाल रहे होगे ना, अच्छी बात है, करो। वो तो सीधा जाएगा, बट वो टेंशन निकलेगा फिर कैसे? देखो, एक तो स्मार्ट तरीका ये होगा कि इसमें मान लो टेंशन टी हुआ, इसमें टेंशन T1 होगा और इसमें टेंशन T2 होगा। ठीक है, तो ये जो टी होगा, टी वेक्टर, क्या ये T1 प्लस T2 के बराबर ही होगा? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो तुमको ऐसे बनाना ही नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम, अलग अलग क्यों बनाना है? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। ये ब्लॉक है 3 kg का, इस पे एक वेट लगाओ नीचे, और डायरेक्ट इधर दिखा दो T1, और इधर डायरेक्ट दिखा दो T2। क्योंकि ये T1 T2 का सम क्या है, T। और फिर उसके बाद तुम, अच्छा, एक्स वाई एक्सेस कैसे लोगे इसमें? इसको ले लेना एक्स एक्सिस, इसको ले लेना वाई एक्सिस। अब उसके बाद तोड़ दो, एंगल देखो, अगर ये 37 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 37। ये 53 था तो ये भी एंगल कितना होगा, 53। तो T1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आ जाएगा, T1 कॉस 37। T1 का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, वो क्या हो जाएगा, T1 साइन 37। उसी तरह से अब T2 पे आ जाओ। T2 का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या हो जाएगा, T2 cos 53। एक कंपोनेंट इधर होगा, T2 sin 53। समझ में आया ये? cos sin समझ में आया ना, जहां पे एंगल होता है उसका कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, cos। अब तुम हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर दो और एक बार वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर दो। तो अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करोगे तो T1 और T2 में एक रिलेशन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करने का क्या रिलेशन आया T1 T2 में, बताओ।
नहीं तो कॉस वैल्यू डालो ना, 3T2 इक्वल टू 4T1, ठीक है। फिर वर्टिकल में बैलेंस करो, कितना आया 90/, ये कौन सा वर्टिकल में बैलेंस करना है, मतलब जितना ऊपर का फोर्स उतना ही नीचे। ऊपर में कितना फोर्स है, ऊपर में है तुम्हारा T1 साइन 37 प्लस T2 साइन 53, ये किसको बैलेंस करेगा, W को। ऐसे गलती कैसे चलेगा बताओ तुम लोग। T1 बताओ किसी का आया वैल्यू, T1 बराबर और T2 बराबर, बताओ किसी का नहीं है अभी तक। कितना है, साइन 53, साइन 53 4/5, तो तुमने लिखा नहीं था वो वैल्यू, अच्छा तो दोबारा लिख लेते भाई तुम। कितना 18 और T2 24 न्यूटन, तुम्हारा 20, T1 कितना है तुम्हारा 600 डिवाइड बाई 25, 600 डिवाइड बाई 25 कितना होगा, भूला है क्या तू तुम लोग को नहीं आया, T2 और T1 निकालो फटाफट। कितना आया, ये नहीं समझ में आया तुमको पहले, अच्छा आ गया था, नहीं तो उस अच्छी बात है कर दिए थे तो, हाँ तो करो उससे भी कर लो। हम्म 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 हम्म, 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 T कौन सा T1, हाँ देखो तुम लोग, चल पहले इसको सॉल्व करो फिर मैं इसका कहानी समझाता हूँ तुम लोग को फिर से, पहले इसको सॉल्व करो। सबका आया, क्यों त्रिशा तुम्हारा नहीं आया अभी तक, कल तुम्हारा वैसे भी कैलकुलेशन में बहुत हालत खराब है, तुम एक दो क्लास ना IOQM को अटेंड करो, है जाती हो, हाँ जाना चाहिए तुमको, तुम्हारा बहुत गलती होता है कैलकुलेशन में। तुम लोग कर क्या रहा है, इतना भी टफ नहीं है, इसका भी एक भी नहीं आया है। हाँ तुम लोग का दीक्षा आया, चलो। अच्छा ये देखो तुम लोग ना इसमें बहुत कंफ्यूज हो, इधर देखो, तुम लोग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो देखो ऐसा आ रहा होगा, ये 3 kg, एक वेट जाएगा ऊपर, और ये वेट कितना होगा, सॉरी वेट होगा एक नीचे 30 न्यूटन का, और ऊपर में टेंशन क्या होगा T, क्लियर है। तो ये 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, क्लियर है यहाँ तक। बट तुम्हें ये T चाहिए या T1 T2 चाहिए, तो अब तुम इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे एक टेंशन इधर है,
कितना T1, एक टेंशन इधर है T2। अच्छा यहां पर टेंशन किधर होगा, नीचे, और वो कितना होगा T, और वो T के वैल्यू कितना है 30 न्यूटन। अब समझ में आया, मैंने इसलिए डायरेक्ट ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। तो मैंने नीचे दिखा ना दिया बेटा, यहां पर टेंशन किधर है ऊपर, और यहां पर टेंशन किधर है नीचे, तो एरो भी तो नीचे है ना। हाँ अगर मेरे एरो ऊपर लिखता तब -6 लिखता। क्लियर है यहां तक। अच्छा एक चीज देखो, हाँ यहाँ पे एंगल 90 है, इसका कुछ यूज है तो देख लो, कर सकती हो इसका कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो। जैसे कि मान लो जब मैं, इसलिए तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे देखो मैंने क्या किया, इसको ले लिया x एक्सिस और इसको ले, सॉरी y एक्सिस और इसको ले लिया x, तो ये 37 है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 53। बस यही यूज है फिलहाल और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हैं नहीं समझ में आ रहा तुमको ये। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है 0, क्योंकि रेस्ट में है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक T वेक्टर प्लस एक T1 वेक्टर प्लस एक T2 वेक्टर। क्लियर है। अच्छा एक चीज और, यहीं से अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी एक पॉइंट पे मान लो 3 फोर्स लग रहा है, एक है F1, एक है F2 और तीसरा है F3। क्लियर है। और अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब नेट फोर्स 0, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा, कोई जरूरी नहीं कि रेस्ट पे भी, बट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। मतलब क्या कि F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0 होगा। तो यहां पे एक साइंटिस्ट है जिनका क्या नाम था, पढ़ाया था मैं तुम लोग को पहले भी, उनका क्या कहना है, मान लो ये F1 का सामने का एंगल अल्फा है, F2 का सामने का एंगल मान लो बीटा है, और F3 का सामने का अंदर एंगल गामा है। तो लेमिस का क्या कहना था कि F1 उसका सामने का एंगल का साइन क्या हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ अल्फा, ये रेशियो बराबर होगा F2 उसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा साइन ऑफ बीटा, और फिर क्या हो जाएगा F3 साइन ऑफ गामा। कुछ याद आ रहा है ये कहां पढ़े थे, साइन रूल। और साइन रूल किस में लगता है, ट्रायंगल में। ये तीनों वेक्टर को अगर तुम रीअरेंज करोगे ना तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है 0। देखो मान लो ये F1 है, ये F2 है, तो ये क्या होगा F3, और तीनों का सम क्या है 0। क्लियर है। सेम प्रॉब्लम को देखो अब कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सेम प्रॉब्लम को यहां पे आ जाओ, इसी को सॉल्व कर रहा हूं लेमिस थ्योरम से। बताओ ये पॉइंट हो गया, नीचे का टेंशन कितना है 30 न्यूटन, इधर का टेंशन क्या है T1, इधर का टेंशन क्या है T2। अब बताओ ये एंगल कितना है 90 डिग्री। कोई बताओ मुझे ये एंगल कितना है 53 प्लस 90, यही होगा ना, कितना हो जाएगा 53 प्लस 90 143 होगा ना। अच्छा ये एंगल कितना होगा 37 प्लस 90 कितना हो जाएगा 127 डिग्री। ये समझ में आ रहा है एंगल कैसे आया, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर जिसको नहीं आ रहा देख लो। ये तो 90 है, समझ में आ गया। अगर ये एंगल 53 है तो ये एंगल कितना होगा 53, और ये एंगल कितना है 90, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90 प्लस 53। सेम तरीके से ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 37। चलो मैंने ड्रॉ कर दिया, क्या ये लेमिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है यहाँ पे 0। अब बताओ कैसे लिखूंगा, T1 डिवाइड बाई साइन ऑफ, बताओ 143,
T2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 127 बराबर 30 डिवाइड बाई साइन ऑफ 90। अब बताओ ये इसका वैल्यू कितना होगा, 1, सॉरी 1 नहीं 30 होगा। तो बताओ T1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट इक्वेट करूं मैं T1 को, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, 30 साइन 143। अब बताओ कैसा होता है, 30 साइन 143 को क्या लिखूंगा, 90 प्लस 53। अब बताओ 90 प्लस 53 साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 30 इंटू कॉस 53। अब बताओ कॉस 53 का क्या वैल्यू बताया था मैं, 3/5। ये कितना आ जाएगा, आ गया। बताओ उसी तरह से T2 बताओ कितना आ रहा है। हाँ वो आएगा, तो आंसर 24 आया, इससे करो, क्रॉस वेरीफाई करो। अच्छा ये लेमिस कब लगेगा, जब नेट फोर्स क्या, 0। बट हमने जो प्रीवियस मेथड पढ़ा वो हमेशा वैलिड है। बताओ बताओ फटाफट करो, आ रहा है आंसर, क्या होगा देखो, T2 बराबर क्या हो जाएगा, 30 इंटू साइन 127, ये क्या हो जाएगा, कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है, 4/5। तो 18 कितना जाएगा तुम्हारा, 30 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 6 इंटू 24 न्यूटन। कर लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन पढ़ते फिर अगला टॉपिक में मूव करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे तुम लोग को प्रीवियस टाइम में करवा रखा हूं मैं 9th में ही, बट वापस से एक बार कर लो मेरे, वो कंफर्म हो जाएगा कि तुम लोग को याद है। ये मान लो 5 kg और ये 3 kg है। सबको पता करना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, और दूसरा फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाना, डायरेक्टली मत सॉल्व करने लगना, और एक्सेलरेशन डिसाइड कर लेना। एक्सेलरेशन डिसाइड करने के एक तरीका देखो कि कौन कितना मूव कर रहा है, अगर दोनों सेम मूव कर रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और डायरेक्शन देख लेना। सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन एक्सेलरेशन यहीं पे मार्क कर दिया करो, कौन किधर जा रहा है, 5 kg ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे है, 5 kg कहाँ जाएगा, ऊपर। ये बेटा वेट है ज्यादा है ना, और ये कम है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे ए होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर ए होगा, क्योंकि दोनों सेम चल रहा है। एक्सेलरेशन लिख दिए, फोर्स इक्वेशन लिखो, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और उसमें कनेक्ट करके क्यों बना रहे हो, अलग अलग बनाओ ना। मैं बोला ना फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाओ। जब तुम 5 kg पे फ्री फोर्स इक्वेशन लिख रहे हो ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम 5 का बनाओ। क्या या 10 एक्सेलरेशन हो सकता है, टेन आ रहा है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन 10 आ गया तो फिर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, एक्सेलरेशन का टेंशन आ जाएगा। सारे लोग मैच कर लेना, एक्सेलरेशन आ रहा है इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन बताओ कितना आया, 60। ये आया सबका, टेंशन अलग लगा रहा है।
किसका अलग लगा रहा है? अच्छा, एक्सेलरेशन कितना आया तुम लोग का? एक्सेलरेशन कंफर्म होना 10 आया है? 10 तो आएगा नहीं। पहली बात तो मैं भी तुम लोग को फ्लो में हूं नहीं भाई, जी से तो कम ही आएगा। 10 आ गया, मतलब ये फ्री फॉल कर रहा है क्या? अगर ये कट भी जाता तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? 10। और तुम्हारा 10 आ गया, मतलब टेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। चलो देखो तुम लोग क्या गलत किया होगा। हाँ इधर देखो, सबसे पहले 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया 5 kg। नीचे क्या लग रहा होगा? यहाँ इधर देखो, हो गया सारे लोग इधर देखो। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे क्या लगेगा? वेट कितना? 50 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। अब बताओ टेंशन ज्यादा होगा या वेट? वेट। ये ओवरऑल किधर जा रहा है? नीचे की ओर। एक्सेलरेशन क्या है? ए। अब इक्वेशन लिखो, एफ नेट बराबर एम ए। नेट फोर्स किधर लिखना? जिधर एक्सेलरेशन है, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 50 माइनस टी बराबर में 5a। क्या ये पहला इक्वेशन आ गया? चलो दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या? 3 kg। नीचे क्या होगा? वेट कितना? 30 न्यूटन। ऊपर क्या होगा? टेंशन। टेंशन बड़ा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। अब इस पे तुम अगर फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। पता ये ब्लॉक जा किधर रहा है? ऊपर। तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? टी माइनस 30 बराबर 3a। क्या ये दूसरा इक्वेशन हो गया? क्या आ रहा है? तुम लोग को पता क्यों 10 आ रहा है? एक साथ सबका दिमाग खराब। इधर देखो दोनों इक्वेशन, 50 माइनस टी बराबर 5a। तुम लोग अभी नर्सरी में एडमिशन दिलवाता हूं मैं। 30 माइनस 3 बराबर, क्या हो तुम लोग? ये 0 हो गया, तुम लोग इसको 80 लिख दिए। 20 होगा ना ये? 20 बराबर 8a। तो a बराबर क्या आया? 20/8। कितना आएगा बेटा ये? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादा पढ़ लियो तुम लोग, 4 घंटा टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। 50 माइनस 30 बराबर 80। ये सही चल रहा है तुम लोग का। नहीं तुम लोग ना प्रॉपर नींद लिया करो। क्या ऐसा? अच्छा तुम्हारा सही आया, फिर तुमको ये अजीब सा लगा। बहुत बढ़िया। खुद ब खुद से कैसे करना है तुम देखो ना। अच्छा पर तुमको आंसर परफेक्ट चाहिए, भले इक्वेशन कुछ भी आ रहा हो। देखो अगर भगवान भी अगर सबको परफेक्ट बनाने लगता तो दुनिया में सब खूबसूरत और सुंदर बनता। तो जिसको जैसा बनाना था उन्होंने वैसा बनाया। ठीक है, तो सुंदरता के पीछे मत भागो। कितना आया टेंशन? 37.5 न्यूटन। क्लियर है? चलो हो गया, इसको मिटा दे। हाँ लास्ट बेंच तुम लोग का भी आया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, देखो मान लो कि हमारे पास दो ब्लॉक है, एक ये और एक ये। ठीक है, और दोनों को हमने रख दिया एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, जहां पे फ्रिक्शन क्या है? 0। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मान लो ये M1 है,
ये हो गया तुम्हारा m1 और ये हो गया m2। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो एक वेट लगेगा W1 नीचे और एक ऊपर लगेगा नॉर्मल N1। इसका क्या लगेगा W2 और इसका ऊपर क्या लगेगा N2। फिलहाल मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। क्या ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है? बताओ। नहीं। यहां पे हमने क्या बोल रहा हूं तुमको कि ये जो M2 है ना, M2 का इफेक्ट M1 पे रहेगा और M1 का इफेक्ट M2 पे भी रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो तुम्हारा M2 है M1 पे एक फोर्स इधर लगाएगा, और वो कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जाके इसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। हम लोग जब जनरली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना तो आसपास को ऑब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम लोग उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखाते हैं। बट हम यहाँ पे दोनों M1 और M2 को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या M2 का एक इफेक्ट होगा ना इस पे, उसी तरह से इस पे भी एक इफेक्ट होगा। चलो मैं इस पे इधर बना दे रहा हूं, इस पे भी एक F लगेगा। F नहीं, बेसिकली -F होगा, बट फिलहाल मैं F लिख रहा हूं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ क्या M1 पे नेट फोर्स 0 है? क्या M1 पे नेट फोर्स 0 है? वर्टिकल डायरेक्शन में है बट हॉरिजॉन्टल में नहीं है। M2 पे सरफेस मैंने पहले बोल दिया स्मूथ है। अच्छा, तो तुमको ये लग रहा है कि ये जो F है फ्रिक्शन की वजह से आया है, ये F किसकी वजह से? तो मैंने बोल तो दिया कि स्मूथ सरफेस है। समझ में आ रहा है ये? क्या M2 पे नेट फोर्स 0 है? नहीं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? याद करो, F नेट बराबर डेल्टा P ओवर T, यही था ना। K का वैल्यू कितना डाल दिया यहाँ पे? 1। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाई T। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं M1 और M2 को एक सिस्टम में डाल दूं, मैं दोनों को एक ही साथ कंपेयर करूं, मतलब इन दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ना बनाकर एक में ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो क्या नेट फोर्स 0 है? अगर मैं एक साथ देखूं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल। एक नीचे में वेट और ऊपर में नॉर्मल। अच्छा, इसका मतलब कि इंडिविजुअल में नेट फोर्स 0 नहीं है, बट एक सिस्टम में नेट फोर्स 0 है। अब तुम देखो कि अगर एक सिस्टम में नेट फोर्स 0 है, अच्छा नेट कौन सा? एक्सटर्नल नेट फोर्स। इंटरनल तो हमेशा फोर्स कुछ ना कुछ रहता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में भी लगते रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल नेट फोर्स अगर 0 हो गया, बता, अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा P ओवर T। इसको क्या लिख सकता हूं? P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाई T। अच्छा, डेल्टा P बाई T 0 है तो क्या T 0 होगा या डेल्टा P 0 होगा? डेल्टा P 0 होगा। डेल्टा P 0 होने का क्या मतलब हुआ? डेल्टा P इज 0, मतलब कि P फाइनल माइनस P इनिशियल बराबर 0। इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम होगा वही कौन सा मोमेंटम होगा? इनिशियल। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर फोर्स है ही नहीं तो क्या वेलोसिटी बदलेगा? अगर वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं तो मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। अब देखो इसका क्या लॉजिक हुआ। मान लो कि ये जो तुम्हारा ब्लॉक M1 था और ये M2 था, ठीक है। ये हो गया M1 और ये हो गया M2। M1 इधर चल कर आ रहा है U1 स्पीड से और M2 इधर चल रहा है U2 स्पीड से। थोड़ा देर के लिए मान लो कि U1 बड़ा है, अगर ये U1 बड़ा तो क्या इसे टकराएगा या नहीं? टकराएगा ना। टकराने के बाद ये मान लो M1 है और ये हमारा M2, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। क्या M1 अभी भी U1 स्पीड से चलेगा? क्या M1 का मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम है? M1 की बात कर रहा हूं। नहीं। क्या M1 पे नेट फोर्स 0 है? अरे M1 पे तो नेट फोर्स 0 नहीं है ना। क्या M2 पे नेट फोर्स 0 है? नहीं। M1 और M2 पे एक साथ नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब कि M1 पे नेट फोर्स 0 नहीं है, तो M1 का मोमेंटम बदलेगा क्योंकि इस पर फोर्स 0 नहीं है। मतलब अभी मोमेंटम क्या? M1 U1, तो बाद में कुछ और मोमेंटम हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी क्या मान लेता हूं मैं? इसका V1। क्या मैं U1 मान सकता हूं? नहीं। क्या इसका वेलोसिटी U1 मान सकता हूं? नहीं। अगर U1 मान लिया तो जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब कि M1 पे नेट फोर्स 0 है, जबकि ऐसा है नहीं। तो उसी तरह से M2 का नेट फोर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V2।
अब देखो ये बिफोर कोलिजन था, क्या था ये? बिफोर कोलिजन। और ये क्या हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन। अच्छा एक चीज और, मैंने जो वेलोसिटी का डायरेक्शन माना है तुम लोग इसी को हमेशा मानकर चलना फिलहाल, ठीक है? जब तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे ना तब तुम कैसे भी कर सकते हो, बट फिलहाल ऊपर नीचे मत कर देना। अच्छा एक बात बताओ, क्या P मोमेंटम ऑफ m1 इज सेम एज मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ m1 इज सेम एज फाइनल मोमेंटम ऑफ m1? सेम है? बताओ, क्या अलग होगा? क्या इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 इज सेम एज फाइनल मोमेंटम ऑफ m2? क्या इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज सेम एज फाइनल मोमेंटम? क्योंकि पूरे सिस्टम का नेट फोर्स क्या है? 0। तो अब बताइए इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? Pi m1 u1। अच्छा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे, इधर मोमेंटम राइट, इसका भी क्या है? राइट। तो क्या लिखूंगा? m2 u2। क्या ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है? उसी तरह से ये सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। क्या ये फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम का बराबर होगा? क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0। अच्छा अगर इसी को मैं फ्रिक्शन सरफेस पे रख दूंगा, मैं जब फ्रिक्शन है, क्या ये मोमेंटम बराबर होता? नहीं। फिर मोमेंटम बराबर होता? नहीं, क्योंकि वहां पे क्या आ जाता? फ्रिक्शन। बट अगर हम देखें तो तब भी वैलिड होगा क्योंकि वहाँ पे एक बहुत एक्टिव है। बेटा चल रहा है, वो कोलिजन हो रहा है, रेस्ट पे नहीं है, चल रहा है। सोचो कि अगर अभी तक ये ब्लॉक ऐसे था, ये m1 और ये हो गया m2, ये हो गया m1 और ये हो गया m2, तो m1 इसकी ओर चल के आ रहा है, तो ये इस पे क्या लगाएगा? एक फोर्स इधर, सॉरी ये इधर नहीं लगाएगा, रुक जाओ एक मिनट। ये m2 क्या करेगा? इस पे फोर्स इधर लगाएगा और फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। कौन बड़ा होगा? अगर ये आगे जा रहा है तो ये बड़ा होगा, तो क्या नेट फोर्स 0 है? नहीं। तो अगर नेट फोर्स 0 ही नहीं है तो क्या ये सिस्टम, अच्छा अब तुम कंबाइन ले लो, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन ले लो तो इंटरनल लगने वाला फोर्स क्या हो गया? 0। बट अभी भी फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इस पर भी इधर लग रहा है, क्या नेट फोर्स 0 है? नहीं। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्लियर है? बट अगर फ्रिक्शन नहीं है मतलब नेट फोर्स 0 है, तो जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होगा। इसी को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब वैलिड है? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। पहले लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। if net external force, if net external force acting on a system, if net external force acting on a system is 0, if net external force acting on a system is 0, then momentum of system, then momentum of system before collision, then momentum of system before collision is same as momentum of system after collision, is same as momentum of system after collision। क्लियर है यहां तक? हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो कि एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक, ये हो गया तुम्हारा 2 kg का और ये हो गया 3 kg का। ये इधर जा रहा है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और ये इधर आ रहा है तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद जो ये 2 kg है, 2 kg जा रहा है तुम्हारा राइट 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो बताओ 3 kg का क्या होगा वेलोसिटी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg। तुमसे देखो ना, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि तुमसे ये पूछ देगा क्या मोमेंटम ऑफ 2 kg इज कंजर्व्ड, यस और नो? बताओ। हाँ भाई, 2 kg का मोमेंटम कंजर्व है, 3 kg का, दोनों का?
तो थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसा बनता है इस पर, ठीक है। कितना आ रहा है? -2/3, मतलब 2/3, 2/3 मतलब -0.67 मीटर/सेकेंड। माइनस आ रहा मतलब कोलिजन के बाद ये लेफ्ट में ही आएगा। क्लियर है यहां तक? कोई है जिसका ये नहीं आया बता दो। सबका आ गया? हाँ भाई मुनिस, आ गया? अभी तुम लिख ही रहा है। नहीं आया तुम्हारा? हाँ, -2/3 ही है। हो गया सबका? अच्छा देखो, यहां पे जो कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन जनरली दो तरीके से हो सकता है। चाहे तो एक इलास्टिक कोलिजन होगा या फिर इन इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होगा इन इलास्टिक कोलिजन। क्या डिफरेंस है दोनों में ये देखते हैं। देखो, इस पॉइंट पे वापस आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले पे। यहां तुम लोग काइनेटिक एनर्जी जानते हो ना, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? ½ mv²। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब उसमें अगर वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है, तो उसके अंदर क्या होगा? एक एनर्जी, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अगर इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिखूं मैं बिफोर कोलिजन, मतलब KI, तो क्या लिखूंगा? ½ m1u1²। ये किसका काइनेटिक एनर्जी है? m1 का। प्लस सिस्टम का लिख रहा हूं ना मैं पूरा, तो क्या हो जाएगा? ½ m2u2²। हो जाएगा। अच्छा अब बता, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं? ½ m1v1² प्लस ½ m2v2²। क्या mg ढूंढ रहा है तुम? mg एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पहले तुम यहां देखो, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ रहा है? मैंने बिफोर कोलिजन का काइनेटिक एनर्जी लिख दिया सिस्टम का, और केएफ क्या है? आफ्टर कोलिजन का। अगर कोलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का सेम हो, तो उसको कैसा क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या सेम रहेगा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और वो ये भी पूरे सिस्टम का, सिर्फ m1 का नहीं या फिर m2 का नहीं। अच्छा, इन इलास्टिक में क्या होगा? अगर KI इज ग्रेटर देन KF, मतलब कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम का, वो ज्यादा होगा किससे? फाइनल से। अच्छा तुम लोग, बहुत लोग ये सोच रहे होगा कि एक और केस तो बनेगा ना, KI इज लेस देन KF, ये भी तो केस बन सकता है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। सोचो कि KI क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोलिजन हो रहा है तो चाहे तो एनर्जी सेम रहेगा, या तो कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाएगा, या ऐसा कोलिजन के बाद एनर्जी और बढ़ जाएगा, बर्बाद ही हो सकता है। मान लो कि समझो कि कोलिजन से पहले एनर्जी था 100 जूल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? कोलिजन में कुछ एनर्जी लॉस हो गया। देखो, एनर्जी का जो लॉस होता है ना, वो जनरली हीट के फॉर्म में होता है। जहां पे भी तुम अगर हीट देख रहे हो ना, इसका मतलब वो एनर्जी का लॉस है। मान लो दो ऑब्जेक्ट टकराया और आग लग गया, या फिर जैसे हम लोग दो हाथ को रब करते हैं तो यहाँ पे हाथ गर्म हो जाता है, ये हीट निकल रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। मान लो कोलिजन में 20 जूल का लॉस हो गया, तो कितना बचेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 80 जूल। यही होगा ना। तो कभी भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगा, तो ये लास्ट वाला केस कभी बन ही नहीं सकता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन में भी जनरली दो तरह का होता है। एक तो तुम्हारा इन इलास्टिक है ही, इन इलास्टिक। एक होता तुम्हारा परफेक्टली
इन इलास्टिक। एक बात बताओ, एनर्जी का लॉस किस में हो रहा है, इलास्टिक में या इन इलास्टिक में? इन इलास्टिक में। क्लियर है? लॉस कैसे निकालोगे? के इनिशियल माइनस के फाइनल। क्लियर है? अगर तुमसे परसेंटेज लॉस पूछ दिया जाए तो डिवाइड बाय के इनिशियल इंटू 100 आता है ना परसेंटेज निकालने मैथ में। ठीक है? इन इलास्टिक कोलिजन में तो एनर्जी का लॉस होता ही है। ठीक है? एनर्जी का लॉसेस हो रहा है। यहां पे जो है ना एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा। एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम कैसे होता है कि कोलिजन के बाद M1 और M2 दोनों एक साथ चिपक जाता है। जैसे मान लो कि एक ट्रक इधर से आया और एक कार इधर से आया, अगर दोनों टकराने के बाद ट्रक मान लो कार के साथ चिपक गया और एक साथ फिर चिपक के चल रहा है दोनों, तो वो कैसा कोलिजन हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक, और उसमें एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। क्लियर है? इसका मतलब कि आफ्टर कोलिजन V1 इज सेम एज V2। एक साथ चल रहा है ना दोनों M1 M2, तो इसका मतलब V1 V2 क्या होगा? बराबर। क्लियर है? मान लो कि मैं तुमको एक एग्जांपल न्यूमेरिकल देता हूं इस पे, कि एक ब्लॉक है 2 kg का और ये आगे चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। यहां पे एक ब्लॉक है 1 kg का और ये आगे चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। मैं बोलता हूं कि कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है। बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? मान लो कि कोलिजन क्या परफेक्टली इन इलास्टिक, तो देखो कोलिजन कैसा भी हो मोमेंटम हर सारे केस में कंजर्व है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे फिर इन इलास्टिक हो। क्या आएगा बताओ? इसका मतलब दोनों एक साथ चलेगा, मास कितना हो जाएगा? 3 kg, और चलेगा मान लो कुछ v वेलोसिटी से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 3 इंटू वी। तो 6 2 8, v बराबर क्या हो जाएगा? 8/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, याद है किसी को? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ई। अच्छा, ये ई नंबर नहीं है जो मैथ में पढ़े थे हम लोग। क्या होता है ई का वैल्यू? 2.731। ठीक है, चलो जो भी है 2.7 बोल दिए वही काफी है। अब तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो कि ये नया क्या बता दिया? मैंने बता रखा हूं ई का वैल्यू क्या होता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है ना, उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस में होगा, बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन? कहां गया ये? हाँ देखो, सेपरेट कब कर रहा है, कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद? कोलिजन के बाद। बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखूंगा यहाँ पे? सेपरेशन का मतलब क्या है? दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, कितने रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? कौन अप्रोच कर रहा है? m1। तो क्या लिखूंगा? u1 माइनस u2। क्लियर है? तो बता ई का क्या फॉर्मूला आएगा फिर? इसका क्या फॉर्मूला आ गया? ई बराबर v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। बट इसमें जो v1 और v2 का डायरेक्शन है वो दिमाग में रखना। मैंने v1 और v2 हमेशा किधर लिया है? राइट। अच्छा, यहां पे भी ये वेलोसिटी है, ये क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी। तो तुमको डायरेक्शन के साथ रखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो, कुछ भी एक रेंडम डेटा ले रहा हूं मैं, मान लो कि ये m1 है और ये m2 है।
ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। टकराने के बाद मान लो कि m1 जा रहा है इधर तुम्हारा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और m2 जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बताओ E क्या होगा? E बराबर क्या होता है? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। V2 कितना है? 5 माइनस V1 कितना है? 4 डिवाइड बाई U1 कितना है? अच्छा, डायरेक्शन पे टिके रहना। डायरेक्शन किधर मैंने ले लिया है? राइट में। तो जो भी वेलोसिटी राइट में होगा क्या होगा? प्लस। ठीक है, अब बताओ U1 कितना है? 2 और U2 कितना है? -1, क्योंकि ये किधर जा रहा है? लेफ्ट में। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो V1 और V2 क्या हो जा रहा है? बराबर। तो E का वैल्यू कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। तो इस बात को लिख लो यहां पे। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें E के वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और जब इलास्टिक कोलिजन होता है यहां पे E के वैल्यू क्या होता है? 1। क्लियर है? हाँ, आता कैसे है? इलास्टिक कोलिजन में कंडीशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी सेम। तो जब काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दोगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ई का फॉर्मूला तीनों को जब मिला कर सॉल्व करोगे तो ई का वैल्यू क्या आ जाता है? 1। अगर तुम्हें शौक है तो तुम खुद से कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा तो इतना करने को जरूरत नहीं। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं।